हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट लिख के आए हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो इसका फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसके एसआई यूनिट, इसके इससे रिलेटेड और भी हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है, और उसके साथ ही हमने डेरिवेशन भी किए हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। अपने पास एक डाइपोल है। ठीक है, अब डाइपोल की वजह से पी पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल। याद करो, ऐसा कुछ हमने पहले भी कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था? हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल। हमारे पास डाइपोल था और पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकाला था? हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। ठीक है, हमें पता है डाइपोल होता क्या है। सबसे पहले बात याद आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब वर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रो डाइपोल एक पेयर होता है क्या, जिसके अंदर टू ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दोनों का जो अपने पास जो नेचर है वो क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में जो सेपरेशन होती है वो बहुत स्मॉल सेपरेशन मानते हैं, दैट इज 2a। ठीक है, ये इसका सेंटर O है। P पॉइंट है जहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर किया, AB, हुज लेंथ इज, लेंथ कितनी लेते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की? 2a। ए भी हम हमेशा क्या लेते हैं? 2a। O बी द सेंटर, O क्या इसका? सेंटर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा? नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, जो ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। के क्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? V1 बोला मैंने। V1 कितना हुआ? K Q1, अभी सॉरी Q, बट ये देखो माइनस का चार्ज है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा अपॉन में R1। तुम कहोगे माइनस क्यों लगाया? इससे पहले तुमने कभी लगाया ही नहीं, क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलस करते हैं इसका। ठीक है, मैथमेटिकल अलजेब्रा लगाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस का यहाँ पे रोल होगा। अगर वेक्टर होता तो वहाँ पे फिर अलग कॉन्सेप्ट बनता। ठीक है, वेक्टर वाला और हम पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं कैसे लिख दूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1। भाई ठीक है, समझ में आया? चलो, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू प्लेस्ड एट, कहाँ है ये? B पॉइंट पे। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज कितना है? प्लस क्यू है, तो Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? R2। ये मेरे पास क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बात समझ में आया? अब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल के लिए हम दोनों को क्या करते हैं? सम कर देते हैं। तो चलो फिर टोटल पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल पे दो चार्ज होते हैं और दोनों चार्ज का हमने निकाल लिया, तो टोटल पोटेंशियल V कितना हो गया? V1 प्लस V2। चलो ऐड कर देते हैं दोनों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कॉमन आया, अंदर क्या बचा? 1/R1 माइनस प्लस 1/R2, है ना? यही तो बचा। अब हम क्या करेंगे? माइनस को तो बीच में ले आए,
इसकी जगह मैंने R1 कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, R2 कर दिया। कोई फ़र्क तो ना पड़े भाई। मेरे पास -a + b है तो मैं इसको b - a लिख सकता हूँ ना, तो यही तो मैंने किया यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो गया, मेन इक्वेशन आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3। ये आई मेरे पास इक्वेशन 3। इसको हमने याद रखना है। इसके बाद देखो अब आगे का थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है सारा ही, लेकिन वो थोड़ा ध्यान से करना है उसको, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, आगे जो भी ज्योमेट्री यूज़ करूँगा, आगे प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। वो हमने एक्चुअल करना क्या है, मेरे को 1/R2 और 1/R1 निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है, बस और कुछ नहीं करना। क्योंकि डेरिवेशन करते हैं जो बड़े लेंथी डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा लेंथी है ये, हमें ये नहीं पता हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना। मन में आया वहीं पे पुट कर दिया, क्या किया। तो हम बेसिक ये है कि मेरे को 1/R2 और 1/R1 निकालना है, किसकी फॉर्म में, R की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि R2 R1 अननोन है, तो हमने क्या करना है, ये करेंगे। चलो नाउ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखना एक बार क्या करेंगे। डाइपोल मेरे को पता है कहाँ से कहाँ जाता है डाइपोल, -a + p, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी मैंने वेक्टर माना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर इसलिए लिया ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर पाएँ आसानी से। चलो ज्योमेट्री से मेरे को किया तो मैंने देखो क्या निकालना, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल की बात करूँगा मैं, तो मेरे पास R1 कितना आएगा भाई, मान लो P वेक्टर इधर है आपका, R1 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर ही तो जाता है, यही तो वेक्टर है, ठीक है। और ये एंगल कितना अपने पास, थीटा, ठीक है। ये थीटा हुआ तो ये भी कितना हुआ, सॉरी थीटा हुआ, बात समझ में। एंगल कितना हो गया मेरे पास, ये थीटा हो गया। देखो दिस, ये एंगल थीटा है, ठीक है। इधर मेरे पास मोमेंट RP है, इधर मेरे पास क्या है, R है। चलो R1 कितना आएगा, कौन बताएगा। R1 कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। R1 निकलेगा अपने पास, सॉरी R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R² + a² + 2ar cos थीटा। ये क्या किया, ये वेक्टर का है हमारे पास, याद है आपको वेक्टर ऑफ वेक्टर एडिशन किया था हमने। ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, रिजल्टेंट निकालने के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा, रूट वाला, यह मेरे पास रिजल्टेंट आता था, है ना। यही तो करते थे हम वेक्टर्स में। अगर R² कर दूंगा तो यहाँ से क्या हट गया, हट गया, यही तो बनेगा। समझ में आया, हो गया। चलो नाउ अब मेरे को क्या निकालना है, 1/R1 करना है। आपकी मर्जी है, कार्रवाई यहीं पे करना चाहो यहाँ पे कर दो, बुक में अलग अलग दे रखा है तो बुक में अलग अलग कर देते। चलो एक बार यहाँ पे कर ही देते हैं। R2² कितना हो जाएगा, R2²। अब ये ट्रायंगल देखो ऊपर वाली, ये एंगल थीटा हो गया, तो बचा हुआ कितना बचेगा भाई, ये पूरा एंगल 180 होता है, ये आपको थीटा मिल गया, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 180 - थीटा, तो ये कितना हो गया, R² + a² + 2ar cos 180 - थीटा। 180 - थीटा कितना हो गया अपने पास, 180 - थीटा कितना होता है, -cos थीटा, ठीक है। क्योंकि 180 में से जब थीटा कम हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है ना, पता होगा। 90, 0, 180, 270, 360, तो 180 में से कुछ कम हुआ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और वहाँ पे कोस रहेगा, थीटा क्या, ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो मेरे पास R2² कितना आ गया अपने पास, R² + a² - 2ar cos थीटा। अब मेरे पास इक्वेशन ये बनी कि भाई अब दोनों में तोड़ मोड़ करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं ऊपर वाले उठा रहा हूँ, देखना ध्यान से, हेयर समझना ध्यान से, क्या करूँगा मैं, R1 का स्क्वायर, मैंने R कॉमन लिया, R² को मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 + a² / R² प्लस में 2a/r cos थीटा, यानी R² से मैंने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, तो यानी कॉमन ले लो। अब बच्चे थोड़ा ना हो जो आपको बताएंगे कॉमन कैसे लेते हैं, ये अपने पास सिंपल आ गया, ठीक है भाई। चलो अब देखो यहाँ पे जो अपने पास जो साइड है 2a वो बहुत स्मॉल है, छोटी है, ए तो उससे भी स्मॉल होगी, और r के कंपेयर करें तो जो a है वो बहुत छोटी है, तो a² r क्या हो जाए, तो a² अपॉन r², इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर दिया भाई, r बहुत बड़ा है, यानी a/r क्या है, वेरी स्मॉल,
कैसे, ए मान लो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, आर कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो क्वांटिटी बहुत स्मॉल बनेगी। ऊपर से इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट किया। जब हम इसको नेगलेक्ट किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा। बात समझ में आई, ये मेरे पास क्या हो गया, r1 का स्क्वायर। चलो एक बार इसको रब उतार लो एक बार, फिर इसको हम क्या कर देंगे, रब करके फिर करेंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। चलो वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना, हम इसको रब कर देते हैं। अब अपने पास R1 आया। अब मेरे को तो R1 फॉर्मूला क्या था, चलो मैं फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा। हमने निकालना कि V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू भी बाहर था, अंदर क्या था 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। चलो अब मेरे को तो R1 स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए, मेरे को तो R1 चाहिए, तो R1 अपने पास कितना हो गया, R1 हुआ मेरे पास, मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो इसका क्या हो गया R बना, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2a अपॉन R कोस ऑफ थीटा। ये अपने पास क्या हो गया, R1 आ गया क्या। अब ऐसे कैसे आया, अब आया है, मेरे को क्या लेना पड़ा, रूट भी तो लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे मेरे को हाफ लगा दिया। अब इसका क्या करें, देखो अब इसको हम ओपन करते हैं बायनोमियल थ्योरम से। आपने 11th क्लास में बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, अब याद भी नहीं होगी, मेरे को विश्वास है पूरा नहीं होगी याद। हम इसमें क्या करेंगे, हमें करनी भी नहीं है पूरी याद, वो मैथ में देख लेना, फिजिक्स में हमें नहीं करना। फिजिक्स में हम छोटा सा टॉपिक यूज करेंगे बायनोमियल को पढ़ने के लिए बस। देखो रटना है ना, अरे नहीं रटना, समझना है। देखो अगर अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n दिया, बायनोमियल बता रहा हूँ, फिजिक्स वाली बता रहा हूँ, मैथ वाली नहीं है ये, ठीक है, शॉर्टकट है फिजिक्स की। तो क्या बनेगा इसका 1 प्लस nx, बस सीधी बात, नो बकवास। ये करना है अपने को, और कोई मतलब नहीं है, हमें पूरा नहीं खोलना NC1 अपॉन में a की पावर n b की पावर 0 है ना, वो नहीं करना हमें सिर्फ ये करना है कि n को यहाँ पे ले आओ बस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस n आ जाता। देखो कैसे, अब देखो इसको करेंगे, देखो R1, चलो अभी इसको एक थोड़ा और सोल्व करते हैं ना। मेरे को 1/R1 चाहिए, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ये नीचे आएगी टर्म, नीचे आएगी तो क्या आएगा 1 प्लस 2a अपॉन R कोस थीटा। इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन R कोस थीटा माइनस हाफ। तुम कहोगे ये क्या किया, देखो इस तरह से किया मैंने। ये मान लो R1 है मेरे पास, R x की पावर n है, 1/R1 कितना होगा 1/R x की पावर n, नीचे आ गया, x की पावर n को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1/R x की पावर माइनस n। समझ रहे हो, समझ जाना चाहिए, ठीक है। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो 12th में हो तो इतना तो समझना भी चाहिए। ये अपने पास क्या हो गया 1/R1 आ गया मेरे पास। अब मेरे को वही बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करूंगा तो 1/R1 क्या बनेगा मेरे पास, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 क्या करूँ, माइनस जो पावर है ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस 1/2 2a अपॉन R कोस थीटा। ये आपको बुक हुआ है, उसमें एग्जाम्स में सोल्व नहीं करना है आपके लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया, 1/R1 कितना बना 1/R1 माइनस a/R कोस थीटा। ये मेरे पास आ गया 1/R1। सिमिलरली 1/R2 निकाल के देखना आप, वो क्या आएगा, वो आएगा 1/R1 प्लस a/R कोस थीटा। सारा सेम रहेगा, गड़बड़ कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ गड़बड़ कहाँ आएगी, यहाँ पे माइनस रहेगा साइन, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। बस मेरे को क्या मिल गया 1/R1 मिल गया और मेरे को 1/R2 मिल गया। बस 1/R1 और R2 मिल गया, इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 थी, वो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, बस सिंपल है। अब इक्वेशन 3 में इसको क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, है ना। बोर हो गए होंगे देख देख के वीडियो, है ना, थोड़ी क्या चल रहा है पता ही नहीं, कोई नहीं, ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है भाई, ज़रूरी इसलिए करना पड़ेगा। चलो इसके बाद देखो, इसको मैंने पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R2 क्या है ये, तो 1 अपॉन R 1 प्लस a बाई आर कोस ऑफ थीटा, है ना, माइनस 1 अपॉन R 1 माइनस a बाई आर कोस थीटा। अरे भाई कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है बस। R 1 बाई आर कॉमन आ गया तो v कितना बना, q अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R। अंदर क्या बचा 1 प्लस a बाई आर कोस थीटा माइनस 1 प्लस a बाई आर कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R। अंदर क्या बचा, ये क्या बनेगा 2a अपॉन R कोस थीटा। बात समझ में आया, ये अपने पास क्या हो गया 2a अपॉन में R कोस थीटा। इसके बाद R बाहर आया, अंदर क्या बचा q इंटू 2a कोस थीटा, नीचे क्या बनेगा R स्क्वायर बन गया 4 पाए एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, q इंटू 2a नहीं जाना पहचाना लग रहा। सोचो q इंटू 2a क्या था, q इंटू 2a था अपने पास डाइपोल मोमेंट P, तो v क्या आ गया अपने पास P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये मेरे को क्या रखना है, इसको याद रखना है। बात समझ में आई, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमें पता है P एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक बात पता है क्या, A डॉट B कितना होता है AB कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम V को लिख सकते हैं P डॉट R कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया सेकंड। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर ही तो मिलता है, हमें क्या मिल गया स्केलर क्वांटिटी मिली है, यानी पोटेंशियल जो है ना डाइपोल की वजह से वो कितना आ रहा है 1 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। इस बात को याद रखना है। अदरवाइज जो पोटेंशियल चार्ज की वजह से आता है, चार्ज की वजह से हमेशा कितना आता है 1 अपॉन R की इन्वर्सली आता है, लेकिन डाइपोल की वजह से कितना आया R स्क्वायर आया है, तो हम इसको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज की वजह से था, डाइपोल की वजह से अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया। चलो अगर इसमें मैं बात करूं स्पेशल केस की, तो अपने पास स्पेशल केस क्या हुआ इसके अंदर, स्पेशल केस इसमें भाई ये हुआ नंबर 1, थीटा कितना हो जाए 90। थीटा 90 होने का क्या मतलब है, ये जो P पॉइंट है ना, ये मेरे पास क्या डाइपोल है, ये पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है, यहाँ पे है P पॉइंट, ये ऐसे, ये माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज। देखो सेम डिस्टेंस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे दिख भी रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे तो क्या है कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो मेरे पास पोटेंशियल कितना आएगा 0 नंबर। यानी क्या मतलब हुआ, अगर अपने पास थीटा 90 हुआ तो अपने पास क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। अच्छा ये एक्सियल इक्वेटोरियल पे हुआ तो 0, अगर ये एक्सियल पे हुआ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यानी थीटा कितना हुआ 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास पोटेंशियल क्या आएगा 0 नहीं आएगा, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो पोटेंशियल क्या आएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। किसके केस में, किसके केस में भाई, ये आएगा जब अपने पास 0 एंगल है। ठीक है, और जब 180 रहेगा, ये 0 के केस में, 180 के केस में कितना आ जाएगा माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q। अगर जब वो यहाँ पे आया, डाइपोल ऊपर जा रहा है, P इधर जा रहा है और R भी उधर है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो किसका हेड कौन है, कौन पास है ये, तो इसकी पावर ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे क्या आया प्लस। लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गया, पोटेंशियल मेरे को इधर निकालना है, तो यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा रहेगी माइनस Q की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास हो गया ये डेरिवेशन खत्म। बस इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर इसमें हम बात करें इक्वी पोटेंशियल
सॉरी वो थोड़ा ब्लर हो गया था। चलो देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो, इक्वी हो। इक्वी मतलब इक्वल हो, यानी कि डेफिनेशन क्या होगा, ये द सरफेस, एक ऐसा सरफेस एट या ऑन विच, जिसके ऊपर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल रिमेन सेम, जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या मिले, सेम मिले हमें। ठीक है, पोटेंशियल हमें सेम मिलना चाहिए। अब ये क्या बला आ गई है ना। चलो देखो, मान लो हमने एक बात की थी, मान लो एक सरफेस है मेरे पास ये, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। बात समझ में, मेरे को वर्क डन करना है WAB। मैं किसी यहाँ से चार्ज है मेरे पास एक Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको मैंने कहाँ पे लेके जाना है, A से B पे लेके जाना है। तो B पे पोटेंशियल क्या होगा, VB, A पे पोटेंशियल क्या होगा, VA। तो मेरे पास क्या हो गया, WAB, VB माइनस VA। ये हमने आपको डेफिनेशन कराई थी, तब हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। चलो ये हो गया मेरे पास। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस VA क्या होना चाहिए, VB, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ऐसा हुआ तो WAB अपने पास कितना आ जाएगा, 0। भाई VA माइनस VA कितना है, 0। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे को कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा ही नहीं। यानी पोटेंशियल अगर ब्लैक बोर्ड पे मेरा अगर पूरा व्हाइट बोर्ड है, इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो मेरे को यहाँ से चार्ज को यहाँ पे लेके जाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये बोलता है कि पोटेंशियल सरफेस। ये तो हमें पता चला। इसके हमें यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और मिली, क्या हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, E.dl। अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूँ, और ये आपको पता है, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, E.dl। ठीक है भाई, और ये कितना आया अपना, 0। यानी E.dl क्या हो गया, E.dl कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और कोस ये 0 कब आएगा, E है। अगर यहाँ पे चार्ज की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेवर भी 0। अगर उसको मूवमेंट कराऊंगा तो DL भी क्या है, 0 नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, कोस थीटा 0 है। और कोस थीटा 0 कितने पे होता है, जब अपने पास थीटा कितना हो, 90 हो। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अगर 90 हुआ तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, E.dl यानी E.dl के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, DL के। इसका एक यहाँ पे एक बात और पता चली, अगर ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है क्योंकि पोटेंशियल सरफेस है, चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ मूव कराया तो मेरा DL किधर है, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ मिलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगी। यानी कि कोई भी सरफेस ले लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ रहेगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल निकलेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उस सरफेस की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, DL इधर हो गया। अगर मैं चार्ज को यहाँ से लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, ऐसे परपेंडिकुलर। बात समझ में आया। ये है मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अभी आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये अपने पास हो गया वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल में या CBSE लेवल में, हुई है कि अगर आपको एक चार्ज दिया प्लस, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, इसकी स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी कैसे। मान लो एक पॉइंट O है, तो इसके अगर मैं इधर गया, R डिस्टेंस पे गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। अगर मैं सेम डिस्टेंस पे गया तो इसको मैंने क्या किया, एक ऐसे। अगर मैं और दूर गया, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो हर जगह मेरे को पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। यानी इस पॉइंट पे इस पे हमेशा सेम मिलेगा, इस पे सेम मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटसाइड। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, यही तो है मेरे पास। तो कैसे सिमेट्री बनेगी, स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। बात समझ में आया, ठीक है भाई, ओके। चलो अगर अब मैं बात करूं, एक लीनियर चार्ज है, यहां पे प्लस रखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसे आएगी,
इस तरह से पैरेलल आएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। बात समझ में आया? तो सरफेस कैसा बनेगा, यहाँ पे कोई भी एक सरफेस ले लो, यहाँ पे एक और कोई सरफेस ले लो, ये सरफेस ए है या ये बी है, ए और बी पे, ए पे ये कोई कहीं पे पॉइंट ले लो, सब पे पोटेंशियल क्या मिलेगा मेरे को, सेम। इस पूरे पे अलग मिलेगा, इस पे अलग मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर जितने भी पॉइंट 1 2 3 4 5 सब पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 to 12 का अलग मिलेगा, लेकिन सबका सेम मिलेगा इनका, और इसका भी सेम मिलेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। दो बात हो गई। चलो जो महत्वपूर्ण बात है वो है नंबर 3। मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब बताओ, देखो इसके ऐसे चारों तरफ मेरे को क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं ना, हमें देखो ऐसे देखने को मिलेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि बीच में हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। 0 मिल गया बीच में। क्यों भाई, यहाँ पे तो आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बीच में क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो यहाँ पे कितना मिलता, मैक्सिमम दोनों प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस हो रहा है। यानी वही फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया, के अपोन में जो हमने पीछे किया था, के क्यू अपोन में 1/R1 माइनस 1/R2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो R1 और R2 सेम रहेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या बनेगा मेरे पास, पोटेंशियल सेंटर पे 0 आ जाएगा। ये बात आपको एक याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया। एक और है इसके अंदर, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए या दोनों ही नेगेटिव हो गए तो इस केस के अंदर पोटेंशियल क्या है, इधर जो बढ़ेंगे इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का क्या रहेगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरे को कैसा मिलेगा पोटेंशियल, देखो इस तरह से, ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, ऐड अप हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा मेरे को सेंटर पे। बात समझ में आया? अच्छा जी, अगर मेरे को यहाँ पे प्लस चार्ज है, चलो +2Q लगा लो, और यहाँ पे मेरे पास -Q है, ये स्ट्रोंगर है, तो इस केस में क्या मिलेगा, चलो इसको थोड़ा बड़े से बड़ा कर देते हैं ना। यहाँ पे मेरे पास +2Q, यहाँ पे मेरे पास -Q। अब बताओ, अब पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, शिफ्ट हो जाएगा उस साइड, है ना, देखो ऐसे, इसका इधर रहेगा बेचारे का, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन सेंटर में नहीं मिलेगा अब की बार। यहाँ पे तो सेंटर में 0 था, यहाँ पे सेंटर में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे तो आपने ले लिया +2Q, यहाँ पे ले लिया -Q, तो सेंटर में तो ना आएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल इधर चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स -Q। ठीक है, इसका लो थोड़ा कम कर देना, ले लो, ठीक है, ऐसा मिलेगा, बेचारे बच्चा है, दबा दिया इसको। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। यहाँ पे एक और है, एक छोटा सा टर्म आता है, इसे आपको याद रखने की, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो भाई ये याद रखना है, E = -dV/dr। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, तो इसको याद रखना है अच्छे से, कभी भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक, ये अपने पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपने पास पोटेंशियल है, तो E = dV/dr। ठीक है, अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो Ex कितना हो जाएगा, -dV/dx। Ey की बात करूं तो कितना हो जाएगा, -dV/dy। Ez की बात करूं तो कितना हो जाएगा, -dV/dz। है ना, थोड़ा बोरिंग रहा लेक्चर, क्योंकि क्या करें, डेरिवेशन है, डेरिवेशन में थोड़ा हो जाता है। बात समझ में आया? तो अपने पास कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद हम कैपेसिटेंस यूज शुरू करेंगे, कोशिश करते हैं एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डालें। ठीक है, चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।